मैं तो गई नहीं कहीं। अच्छा, तो मैं कोलरॉशस लॉ, कोलरॉशस लॉ हमें चाहिए, क्यों चाहिए? इसे होते हैं कोलरॉशस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। ये क्या कहते हैं? सिंपल सा लॉ है। अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, हमें लास्ट क्लास में देखा था। हेलो हेलो, कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तो हम ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, पर वीक इलेक्ट्रोलाइट की हमें निकालनी पड़ेगी किसी और मेथड से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो ग्राफ था वो तो कुछ इस तरीके से जाता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ इस तरीके से जाता है। तो स्ट्रॉन्ग इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट एन तो निकल जाएगा, पर वीक का नहीं निकलेगा। तो उसके लिए हम ये लॉ लगाएंगे। तो ये लॉ कहता है कि द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल आयंस ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। मतलब अगर तुम HCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना चाह रहे हो तो उसकी इंडिविजुअल आयंस की, यानी H+ और Cl-, इनके इंडिविजुअल आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को सिंपली हम ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट की चाहिए, जैसे CH3COOH की, तो भी हम निकाल पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ CH3CO- ले लिया यहाँ से, और यहाँ से लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H+। अब पॉइंट इज दिस कि हमारे पास H+ की निकल सकती है, सपोज मान लिया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, तो हमें कुछ और मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा कोलरॉशस लॉ में। तुम इसकी डेफिनेशन लर्न कर लोगे, बताने की जरूरत तो नहीं है, सिंपल है। सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द आयंस, ठीक है। अब कोलरॉशस लॉ का एप्लीकेशन कुछ क्वेश्चंस में देखते हैं। एक बार लास्ट स्लाइड दिखाना। डन सर। यस, सो इसी पे बेस कुछ क्वेश्चंस है, उसको देखते हैं इनसे आगे। ये देखिए एग्जाम्पल 3.8 देखो, ठीक है, और पहले चलो ये वाला देखो, वो वाला एग्जाम्पल 3.7। कैलकुलेट लैम्डा नॉट m ऑफ CaCl2 एंड Mgh4। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम यहाँ पे देख सकते हैं CaCl2 की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी, that will be limiting molar conductivity of Ca2 plus 2Cl-, क्योंकि Cl के कितने आयंस हैं? 2, ठीक है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हमें पेपर में गिवन होगी, और जैसे इसकी गिवन है Cu प्लस की इतनी और Cl- की इतनी, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, ठीक है। सिमिलरली Mgh4 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Mg2 प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ SO4 - बस उसकी जो गिवन वैल्यूज होंगी उनको ऐड करना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन लग रहा है अभी तक, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, अब नीचे वाले क्वेश्चन को देखो, वो भी इजी है, कोई ऐसे खास नहीं है।
हम एग्जांपल 3.8 को कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन देखें। तूने इलेक्ट्रॉन की लास्ट क्लास मिस करी थी क्या? स्कूल था या ऐसी छुट्टी मार लेती है? सेल्फ स्टडी तो नहीं कर रही? अच्छा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl is given to be 126। तो पहले हम क्या करेंगे, इनको कोलरॉच लॉ लगा देंगे। तो ये क्या बनेगा कोलरॉच लॉ से? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू 126.4, है ना। अच्छा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl, इसको भी ओपन कर देते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ H प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस इज इक्वल टू 425. लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaAC सोडियम एसीटेट इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AC माइनस इज इक्वल टू 91 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। AC होता है एसीटेट आयन, ठीक है। वो कह रहे हैं फाइंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड। हमें क्या निकालना है? एसिटिक एसिड। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड विल बी ये सब कोलरॉच लॉ से, है ना। तो अब ये बनाना है, ये हमें टू फाइंड है। ठीक है, और हमें इनको यूज करना है। तो अगर मैं बोलूं H प्लस, कौन सी रिएक्शन में दिख रहा है? A में, B में या C में? B में। तो मैं B को लिख देता हूँ, B। अच्छा, फिर मैं लिखता हूँ AC माइनस किसमें लिख रहा है? C में लिख रहा है, तो मैं B के बाद C ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये और ये, हाँ, ये और ये ऐड हो गए। मेरे कौन कौन ऐड हो गया? H प्लस ऐड हो गया और AC माइनस, ये दोनों तो ऐड हो गए, ठीक है। पर ये दोनों फालतू में ऐड हुए, ये दोनों, इन दोनों को रिमूव करना चाह रहा हूं मैं। इनको रिमूव करने के लिए मैं NaCl माइनस कर दूं तो ये कट जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, और सिर्फ ये दोनों बचेंगे। समझ में आ रही है? तो व्हाट विल आई डू? माइनस ऑफ A, क्या करूं? माइनस ऑफ A। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मैं ये पुट करके दिखा दूंगा, और ये आ जाएगा B यानी 425.9 प्लस 91 माइनस 126. ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कर पाओगे? समझ आएगा या रिपीट करूं? बोलो। हाँ यार, ठीक है। तो अब एक फॉर्मूला और है। फॉर्मूला क्या? शिरन बताओ दोबारा। ठीक है, एक फॉर्मूला और जो हमारा रहता है, देखो अगर मैं बोलूं तुम्हें याद होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जो है ये वैल्यू होती है जब कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? 0। तो जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर। ये वाली बात तो क्लियर है सबको? तो कहना है इससे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के दौरान जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट हो रहा होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सबसे ज्यादा होगा, तब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा। ये तो चलो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात है, हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में लैम्डा नॉट एम इस ग्राफ से तो आता नहीं है, ये बात तो क्लियर है, क्योंकि जब हम 0 पे जाते हैं तो ये ग्राफ पैरेलल हो जाता है टू दी वाई एक्सिस। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पानी डालने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये बहुत जल्दी बढ़ती थी। याद आ रहा है लास्ट क्लास में क्या था? तो अगर हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालनी है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का एक फॉर्मूला है, अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर मैं बोलूं कब मैक्सिमम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी? जब लैम्डा नॉट एम है, तब जब
लैम्डा नॉट m है, यानी इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैक्सिमम होगी, हाँ या ना? अच्छा, और किसी भी समय पर अगर मुझे पता नहीं कि वो कितना डिसोसिएटेड है, सपोज यहाँ पे, तो उस समय पे उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मेजर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की जगह मोलर कंडक्टिविटी से मिल जाएगा। देखो लिमिटिंग के वक्त तो पूरा डिसोसिएटेड होता है, क्योंकि जब पूरा पानी डाल देते हैं तो वो सबसे ज्यादा डिसोसिएटेड होता है। तो मैक्सिमम डिसोसिएशन तब होता है जब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है, पर जब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं है, जब पानी पूरा नहीं डाला हुआ, एट एनी टाइम उसकी मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, लैम्डा m। तो इस ये लैम्डा m और लैम्डा नॉट m से कंपेयर करने से मुझे पता चल जाएगा कि मैं ग्राफ में कहाँ हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, यहाँ पे हूँ, कहाँ पे हूँ, कब कितना डिसोसिएटेड है। तो कैसे पता चलेगा, मैक्सिमम वैल्यू से डिवाइड करके। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि 100 आयन टूटते हैं, कितने आयन टूटते हैं, 100 आयन टूट जाते हैं मैक्सिमम, पर अभी फिलहाल कितना टूटे हैं, 50। अभी कितने टूटे हैं, 50। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी आई, 0.5। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी आई, 0.5। तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू को नीचे रखें और किसी भी समय वाली जो वैल्यू है उसको ऊपर रखें, तो हमें डिग्री मिल जाती है कि अभी कितना हुआ है इन कंपैरिजन टू जितना मैक्सिमम हो सकता है। तो दिस इज ओनली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से भी रिलेटेड होती है, ये 11th का फॉर्मूला है, दैट इज C alpha square 1 minus alpha, where C is the molar concentration, C is the molar concentration। तो Kc के इस फॉर्मूले से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मोलर कंडक्टिविटी से रिलेट कर सकते हैं। तुम अल्फा को चाहो तो इस फॉर्मूले में डालो, पर मैं इन दोनों फॉर्मूले को अलग रखता हूँ, ये अलग से निकाल के इसमें डाल देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन करते हैं हम इसका एक, समझाऊं दोबारा या प्रभु जी क्लियर है सबको, भविष्य नोट कर लो। कर लिया ना? चलो क्वेश्चन करते हैं फिर, एग्जाम्पल 3.9 करते हैं। क्या पहले तुम्हें कंसंट्रेशन गिवन है मोल पर लीटर में और तुम्हें कंडक्टिविटी गिवन है, तो मोलर कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला लगेगा लैम्डा m इक्वल टू कापा अपॉन 1000 c या कापा इनटू 1000 बाय c। देखो सेंटीमीटर में क्या है, ऊपर है, कापा इनटू 1000 बाय c।
कापा इनटू 1000 बाय सी निकाल के लैम्डा एम आ जाएगा, लैम्डा नॉट एम गिवन है तो अल्फा आ जाएगा, अल्फा के बाद केसी। डिसोसिएशन कांस्टेंट माने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हो गया? कैलकुलेटर के देखा सर इतनी बढ़िया कैसे करेंगे मतलब 2 पीरियड से कोई बात नहीं, क्या है थी 1 2 3 7 5 डिवाइड बाय 257 पेपर में कैसे पेपर में तो करना पड़ेगा, पेपर के पेपर में करते हैं करो अभी करो। अच्छा क्या कर रही है? दिखाओ। फादर मैंने केस नहीं कापा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग हो गया, अभी कापा है प्रोडक्ट के लिए कापा है, कापा है 2000 क्यों बट 1000 मल्टीप्लाई कर दूसरी फॉर्मूला है फॉर्मूला क्या है पापा आप कितने लगा और देख लिया ये जो दो से इसको ऐसे बहुत मुश्किल है इसको कंट्रोल करने की कोशिश करो 6 0 तो इनका 0 से यस हो गया। तो सबसे पहले लैम्डा एम निकाला, तो ये लिखो कि क्या निकालना है, ठीक है। लैम्डा एम इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन, ठीक है। काफा था हमारा 4.95 into 10 to the power -5 अपॉन कंसेंट्रेशन क्या थी 1.028 है, अगर मैं इसे लूँ तो बनना नहीं लूँ 1.028 into 10 to the power 1 2 3 10 raised to -3 है ना। अच्छा और
पावर ऊपर चली गई तो ये हो गया 10⁻³ और इंटू 1000 भी था, हो गया था नहीं, इंटू 1000 भी है तो ये ऊपर जाके 6 हो जाएगा तो 10⁶ ये हो जाएगा 4.95 डिवाइड बाय 1.028 1.03 ले लूँ इंटू 10⁻³ माइनस ऊपर जाके 6 हो गया, 6 10 बच गया है ना। अच्छा 4.95 को अगर 1.03 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? 49.5 को कर लेते हैं तो 48.15 आएगा। 49.5 ले लें इसे अप्रॉक्सीमेशन, क्योंकि नीचे 1 के अराउंड मान लो इसे और ऊपर 49.5 से थोड़ा सा बड़ा छोटा आएगा, क्या आएगा? छोटा आएगा 49 ले लें, ठीक है राउंड अबाउट। तो देखते कितना वेरी करता है अपना आंसर। तो ये आइए लैम्डा एन, तो ये आइए साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर, दरवाजा बंद करके जाओ, वो ले लो, ठीक है। और अब लैम्ड हमारा क्या निकलेगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा लैम्डा एन अपॉन लैम्डा नॉट, राइट। लैम्डा एन हमने निकाल लिया 49 और लैम्डा नॉट एन कितना है? 390.5 इन तो ये आ जाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको डिवाइड कर लेते हैं तो 49, ठीक है। मैं इसको बड़ा बना लेता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड कर लेता हूँ तो ये हो गया 4900 और इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ? 390, ठीक है। ये एक काम करता हूँ, नीचे वाली को भी 3905 डिवाइड कर लेते ना। अगर मैं इसका पॉइंट हटाता हूँ तो इस पे आ जाएगा, तो इससे कर लेते हैं डिवाइड। कितना आ रहा है? 0.123। एनीवेज कितना आया फाइनल? 0.12। Yes, sir, 0.1. ठीक है, ये हो गया अल्फा और अल्फा को हम डालेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये कापा नहीं है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इसका फॉर्मूला था C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1। इसमें C कंसंट्रेशन रखी जाएगी 0.001028 और अल्फा ये रखा जाएगा और फिर आंसर आएगा। बहुत लंबा हो गया है क्वेश्चन, है ना। चलो उम्मीद करते हैं अगर ऐसा आए तो एंड में कैलकुलेशन करना छोड़ देना, ये वाली यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद जब पेपर में टाइम बचेगा तो इसको फाइनल सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ स्क्वायर भी करना है, माइनस भी करना है, ठीक है। तो वापस आए, ये क्वेश्चन करो 3.9 करो, ऐसे कुछ है। हेलो हो गया।
इसमें पहले फुल रॉस कॉल करेगा लिमिटिंग के लिए, है ना? ये 3.9 कर रहे हैं सारे। जैसे इसके तो सारे क्वेश्चन मैंने बैक एक्सरसाइज और वो कराई थी साथ साथ, है ना? अलग से करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चाहे हम स्लो चल रहे हैं पर हम क्वेश्चन तो सारे ही कर रहे हैं। मोलर कंडक्टिविटी भी लैम्डा है। हाँ 3.9 इंडेक्स मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए मोल पर लीटर। मोल पर लीटर होगा कंसंट्रेशन ऑफ सी, इसकी यूनिट मोल पर लीटर सी है। यूनिट से देखना है कि क्या चीज है। मोल पर लीटर है तो सी है, सी कितना है 0.025। अच्छा आगे कितना है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कितने मोल पर लीटर्स ये दे देता, तो वो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस इज दिस मच, तो भी लैम्डा नॉट नहीं लैम्डा है, लैम्डा है। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, ऐसे हाथ कैलकुलेट कोई हाथ रखा, हाँ सीधा रखो, मतलब कैलकुलेट डिग्री ऑफ, हाँ वो क्या होता है, नहीं बस होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को किससे लिखते हैं, अल्फा से, किससे अल्फा निकालना, अल्फा का फॉर्मूला देखा लिखा होता है नीचे। हाँ जी हाँ जी अच्छा अच्छा, वैसे फिलहाल देखिए वो यहाँ के बच्चों के लिए, अच्छा नहीं वैसे हम करते नहीं हैं एसोसिएशन, ठीक। अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एन बाय लैम्डा नॉट, ठीक है। अगर लैम्डा एन है ये लैम्डा एन या तो लैम्डा नॉट एच है ना, तो अभी आगे कुछ गिवन है लैम्डा नॉट ऑफ एच प्लस और लैम्डा नॉट ऑफ एच सी प्लस, जिसको नहीं समझ आ रहा क्वेश्चन मुझे बुला ले, आ रहा है हो गया लंच, डिमोटिवेटेड हो गया पढ़ाई कर रहा है, थोड़ा जोश जगा, पहले तो अच्छा कर रहा था गाँव मन में, अल्फा निकाले बराबर लैम्डा नॉट एन पे है इन दोनों का है, पहले खुद रॉस कर बनाते हैं लैम्डा नॉट ऑफ एच सी ओ एच इज इक्वल टू दिस दिस इज खुद रॉस कर देता है ना, एक लैम्डा नॉट ऑफ एच सी ओ एच एक ब्रैकेट में लैम्डा नॉट एच सी ओ ओ एच इज इक्वल टू, इसको तोड़ देते इसके आगे में, तो एच प्लस एच सी डबल ओ, तो इसको दोनों को ऐड करेंगे, हो गया। अरे
नहीं वैल्यू हो गया ना अच्छा लैम्डा नॉट हमें पहले अल्फा निकालना है ना, तो पहले लैम्डा m गिवन है हमें। हाँ, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा m है 46.1 डिवाइड बाय लैम्डा नॉट m आएगा 349.6 प्लस 54.6, ये रॉल्स लॉ से आएगा लैम्डा नॉट m, और ये हमारा गिवन था, तो इसको डिवाइड करके आएगी अल्फा। अल्फा कितना है 0.11 4, ठीक है। फिर हमने के सी लगाया, वो आया सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस सी हमने डाला 0.0025 इनटू अल्फा स्क्वायर 0.114 डिफरेंशिएशन कांस्टेंट की यूनिट्स क्या होंगी? इसी मत सुनाइए। हो गया? पॉइंट 0025 इंटू 0.114 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.11, ये करके हमारे अल्फा बता दीजिए क्या है? अल्फा आया लैम्डा m जो गिवन था हमें अपॉन लैम्डा नॉट m। लैम्डा नॉट m जो था इसका वो फुल रॉल्स लॉ से आएगा, क्योंकि हमने x प्लस और HCl माइनस का ऐड करेंगे, तो लैम्डा m ये रहा और लैम्डा नॉट m फुल रॉल्स लॉ से ऐड करके आएगा। ठीक है, इज दिस क्लियर हरमन? इज दिस क्लियर? रानी क्लास में है? रानी यस सर। यस सर। यूनिट्स क्या होंगी डिफरेंशिएशन कांस्टेंट की? डिसोसिएशन कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है, और अल्फा की भी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। तो यस, क्या मीटिंग में है बच्चे? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोलाइसिस आ गया मेरे ख्याल से, है ना? इलेक्ट्रोलाइसिस एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत इजी टॉपिक है, स्कोरिंग टॉपिक है, ठीक है। फैराडे के दो लॉज हैं, लिख लो। वैसे तो आज तक मैंने देखे नहीं आते हुए, पर लिख लो। फैराडेज फर्स्ट नहीं है, अब वो उसमें बस इलेक्ट्रॉन वो लिखा हुआ है, फैराडेज लॉ या लॉ है। प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉलिसिस नहीं, इलेक्ट्रॉलिसिस लिखा हुआ है, तो मतलब पूरे ही इलेक्ट्रॉलिसिस टॉपिक आ रहा है, और इतनी क्लियर कट डेफिनेशन नहीं दे रखी, पर एनीवेज करनी तो है, सीयूईटी के लिए भी करनी पड़ेगी, है ना। तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तुम्हें याद होगा हमने बोला था एक सेल होता है जिसमें हमारे रॉड्स लगा देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और करंट प्रोड्यूस होता है। तो सही, हम क्या करते हैं, रॉड लगा देते हैं, उस पे एक्सटर्नल बैटरी लगाकर उसमें ऐसी रिएक्शन कराते हैं जो उसमें नहीं होती यूजुअली, नॉन स्पॉन्टेनियस, राइट। तो क्वेश्चन कुछ नहीं, हम ये कह रहे हैं लॉज जो है ये बताते हैं कि कितना केमिकल प्रोड्यूस होगा नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से। फैराडेज लॉ में ये कहते हैं उतनी रिएक्शन होगी जितना तुम करंट दोगे, करंट कम दोगे तो रिएक्शन कम होगी, करंट ज्यादा दोगे तो रिएक्शन ज्यादा होगी। एक्चुअली वो करंट से ही हो रही है रिएक्शन, तो करंट पे डिपेंड करेगी, और प्रोडक्ट भी उसके ही प्रोपोर्शनल बनेंगे। मतलब अगर तुम 5 कूलम इलेक्ट्रिसिटी देते हो तो सपोज 5 ग्राम बना, तो 10 कूलम पे 10 ग्राम बनेगा, तो उससे प्रोपोर्शनल होगा। ये वाली बात समझ में आई? जितने कूलम कितनी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज पास होगा उतना प्रोडक्ट बनेगा। तो बहुत इजी सा लॉ है फैराडे का फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ कहता है जो अमाउंट ऑफ डिफरेंट रिएक्शन, अगर सपोज एक ही करंट हमारा 2-4
ये सेल से पास हो रहा है, किससे पास हो रहा है? 2000 सेल से पास होते हुए जा रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ऐसे केस में अगर सपोज तुमने एक जगह पे जिंक भर दिया और एक जगह पे कॉपर है, तो एक में जिंक डिपॉजिट होगा, एक में कॉपर होगा। पर अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सीरीज में जाती है, ये हमें पता है, तो जब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जाती है, सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से कितनी रिएक्शन जिंक में होगी, कितनी कॉपर में होगी, इट विल बी डिपेंडेंट अपॉन देयर एटॉमिक मास divided by the number of electrons required to reduce or oxidize them. For example, mass produced जो होता है that is directly proportional to atomic mass divided by their valence, divided by its valence. ये कह रहा है, मतलब अगर सपोज हम बात करें जिंक और कॉपर की डिसाइड कर रहे हैं, तो जिंक का मास होता है, मुझे याद नहीं है, जिंक का मास देखना गूगल कर लो, कॉपर का होता है 63.5 और जिंक का होता है कितना है? 65. ठीक है, और कॉपर का स्केल क्या है? तो मास ऑफ कॉपर जो होगा डिपॉजिट वो होगा 60 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 63.5 डिवाइड बाय 2, और मास ऑफ जिंक that will be deposit will be directly proportional to 65.3 divided by 2. If the same amount of electricity is passed, तो दोनों की वैलेंसी 2 प्लस होती है जिंक और कॉपर की, तो वैलेंसी दोनों की नीचे रखी है। तो ये कह रहे हैं इन दोनों के कंपैरिजन में अगर हमें कभी भी सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दो सेल से पास करा रहे हैं, तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय द वैलेंसी ऑफ द आयन। ठीक है, ये दो लॉ समझ में आए? एक बार इनको लिख लो जल्दी से, नोट तो नहीं करना जल्दी से कर। हाँ, जो हुआ लेना है इलेक्ट्रॉन वाले इनका इधर से फिक्स कर देना। अभी कर दो। करें, लिख लोगे, याद कर लोगे इसे? हम ये कह रहे हैं भैया, अगर एक सेल बना है कॉपर का और एक सेल बना है सपोज जिंक का, सिल्वर का बना है, इन दोनों से सेम अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा है या सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पास हो रहा है। ठीक है, करंट अगर सेम पास हो रहा है, चार्ज क्यू चार्ज पास हो रहा है इसको, तो जो कॉपर है उसका और सिल्वर का अगर हमें रिलेशन लेना होगी किसमें कितना बनेगा, तो हमने देखा है अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट, मास ऑफ कॉपर डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ कॉपर, एटॉमिक मास ऑफ द कॉपर, mass of copper deposit is directly proportional to atomic mass of copper 63.5 divided by its valency, that is 2. A mass of silver in the same amount of charge will be directly proportional to its atomic mass, जो 108 क्वेश्चन में गिवन होगा, और इसकी वैलेंसी +1 होती है सिल्वर, तो नीचे वैलेंसी और ऊपर उसका एटॉमिक मास है। इसको बोलते हैं केमिकल इक्विवेलेंट वेट भी बोलते हैं इसे। हाँ, क्लियर समझ आया? यस सर। बेटा आपने सब ठीक है, इसके बेस पे अब हमारा क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला तुम्हें आता है Q इक्वल टू IT। ठीक है, तो एक बार ये एग्जांपल करके देखो, एग्जांपल खुद करो और खुद समझो, नहीं आएगा समझ तो समझो, वही इजी है, जल्दी से करके देखो।
गया? ये नहीं हुआ? A solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes. तो सबसे पहले तुम्हें मेटल ढूंढना है. ऐसे क्वेश्चन में क्या ढूंढना है? मेटल की वैलेंसी भी तुम्हें पता होनी चाहिए. Cu की वैलेंसी है 2+. और तुम सोचोगे इसको डिपॉजिट करना है. मास ऑफ कॉपर पूछ रहा है. तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे दो तो इसका +2 -2 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा कॉपर सॉलिड. क्या बन जाएगा? कॉपर सॉलिड. स्टेप में यूनिटरी मेथड और मोल कांसेप्ट पे ध्यान देना है. सिंपल सी बात ये है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे अगर एक कॉपर 2+ आयन होगा तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे. अगर यहाँ पे और वो एक कॉपर बनाएगा, एक कॉपर. अगर मैं यहाँ पे 1 मोल कॉपर बनाना चाहूँ, क्या बनाना चाहूँ? 1 मोल कॉपर का मास होता है मोलर मास, दैट इज, वो क्वेश्चन में गिवन होगा 63.5. ये यहाँ पे नहीं गिवन था, पर 63.5 ग्राम अगर मैं बनाना चाहूँ, यानी 1 मोलर मास जितना बनाना चाहूँ, तो मुझे 1 मोल 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे. कितने मोल इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन ही 2 मोल. क्योंकि या तो हम इनको मॉलिक्यूल्स में और आयंस में बात करें या इनको मोल्स में बात करें. तो अगर हम एक को मोल में बोल रहे हैं तो दूसरे को भी मोल में ही बोलेंगे. तो इसका 1 मोल बनाने के लिए इसके 2 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे. ये वाली बात समझ में आई? ठीक है. अब 2 मोल इलेक्ट्रॉन का तुम चार्ज निकालने बैठोगे तो ऐसे निकलेगा 2 × 6.022 × 10⁻23. जो 2 मोल इलेक्ट्रॉन हो गए और 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम. तो ऐसे निकलेगा पूरे 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज. पर हमें ये गिवन है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दैट इज 96487 कूलम, दैट इज आल्सो 1 फैराड. तो 1 फैराडे को अगर तुम्हें डिफाइन करना हो, इट इज द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन. 1 फैराडे क्या होता है? चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन. तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. व्हाट आई कैन डू इज आई कैन से 2 फैराडे चार्ज से 63.5 ग्राम बनेंगे. ये वाली बात समझ में? 2 फैराडे चार्ज से कितने बनेंगे? 63.5. तो 2 × 96500 कूलम से बनेगा 63.5. अब जितने भी कूलम मुझे गिवन होंगे उसको मैं आउटपुट कर दूंगा. पर मेरे पास टाइम है और करंट है. तो चार्ज निकालने के Q = IT. I कितना है? 1.5. मिनट्स को 6 सेकंड में किया. I get 900 कूलम. तो 1 कूलम से 63 यूनिट में रेड्यूस करो. 63.5 डिवाइड बाय 2 × 96500. तो 900 कूलम से कितना? 63.5 अपॉन 2 × 96500 × 900. ठीक है. दोबारा समझाओ. सो गई थी. अब देखें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन से 1 कॉपर बन रहा है. ये समझ आ गया. ये लास्ट वाला भी समझ आ गया. ये 4th 5th में सीखते हैं. देखो अरे नहीं मतलब अरे देखो 2 फैराडे इतने इक्वल है. ये बात क्लियर है? तो 2 से बन रहा है 63.5 ग्राम. 1 के लिए निकालने के लिए ये जाता है डिनोमिनेटर में. किसमें जाता है? नहीं कोई बात नहीं, ऐसे परेशान मत हो. इनमें से और बहुतों को नहीं आता. ठीक है. सिर्फ तूने पूछ लिया, वो कुछ भी नहीं रहे. अच्छा सुनो मेरी बात. 1 कूलम जो होगा ये डिनोमिनेटर में जाएगा. ठीक है. और 900 कूलम के लिए निकालना है तो ये सब कुछ 900 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है. तो ये आंसर सॉल्व करना पड़ेगा, बस और तो कुछ नहीं. हो जाएगा इसमें. शर्माते नहीं है, किसी को भी कुछ नहीं आता है, मुझे पता है. यहाँ से बात. यस सर. अच्छा नंदनी को देख सेल्फ स्टडी करके आई है. पूछेगा उससे क्या करके आया, क्या सेल्फ स्टडी किया? अरे सर ये वाला चैप्टर. ये वाला चैप्टर नहीं किया. कौन सा किया? जानना है. हाँ
शुरुआत घर पे बैठी सो रही थी। चल सर 900 कूलम के हमने मल्टीप्लाई करा। हाँ बोलो। 900 कूलम के मल्टीप्लाई करा हमने नीचे 900 कूलम में मल्टीप्लाई क्यों किया? एक के लिए निकालने के लिए इतना था। हाँ अच्छा एक गाड़ी में नहीं वो मैं समझ गया, लेकिन हमने 900 कूलम के लिए निकाला थे। क्योंकि 900 कूलम अच्छा। समझ आ गया? अब तुम करोगे ऐसा क्वेश्चन ऑनलाइन, सबको समझ आया? Yes, sir. अच्छा तो क्वेश्चन करो, बहुत सारे हैं इस पे तो क्वेश्चन। ओके ये 3.12 ट्राई करो। इजी है इसे, उन्होंने बैलेंस करके दे ही दिया रिएक्शन, तो तुम्हें टेंशन नहीं होगी। जल्दी से करो। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माने वो कूलम पूछ रहा है, कितने कूलम चाहिए? तो लाइट की रिफ्लेक्शन नहीं आ रही ना पीछे वाली, दिख रहा है बोर्ड साफ? ये वाली है। देखो अभी भी समय है, बता दो कि क्या आता है क्या नहीं आता, तो हम कुछ कर ले। ऑर्गेनिक आती है, इनऑर्गेनिक आती है, फिजिकल आती है, क्या नहीं आता है? ये नहीं आता। डीएनएफ और ऑर्गेनिक की ज़्यादा पॉपुलर चॉइस है। ऑर्गेनिक तुम्हें कराना पड़ता है। आज हो गई 16 तारीख, 7 को है यस और इस तरह इंग्लिश में कौन सा है? पहले हाँ, पहले पहले का दूसरा है इंग्लिश किसका? शायद अरे 13 में तो है, 13 को है इंग्लिश, उसके बाद से 7 को एक केमिस्ट्री का है ना, पहले केमिस्ट्री के बाद ही क्या होगा? है ना पहले। चलो चलो बातें कम पहले करो। टारगेट बनाते हैं 20 से ऑर्गेनिक करेंगे, उससे पहले काइनेटिक्स कंप्लीट कर लेते हैं। तो बाकी सब तो हम कर ही चुके हैं। इलेक्ट्रोकेमोकाइनेटिक्स अच्छे से कर लो, डाइट से सारी करा दी है, एग्जांपल्स करा दिए, इंडेक्स करा दिया, और क्या करा सकता हूँ मैं? ठीक है, क्रोमियम का मास होता है, उसकी जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा देखो रिएक्शन तो बैलेंस दे रखी है, तो यही खुशखबरी है। अगर तुम्हें डाइट से इसमें क्वेश्चन है जिसमें बैलेंस नहीं है, ठीक है, उसको फिर तुम्हें हाफ आयन से बैलेंस करना पड़ता। ऐसा क्वेश्चन आप, मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम छोड़ ही देना, क्योंकि टाइम वेस्ट करने का पॉइंट नहीं है। बैलेंसिंग सीखना अब आप खुद एक बड़ा काम है, और जो 95 के ऊपर जा रहे हैं बच्चे वो मुझसे सीख लें, ठीक है, समझ में आ गई बात? तो पहले तो पास होना जरूरी है। अच्छा तो अब पॉइंट इज दिस कि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ 1 मोल कॉपर को रिड्यूस करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? तो 1 मोल के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे। 1 मोल Cr2O7 के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे? 6 मोल इलेक्ट्रॉन। 6 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 6 फैराडे। 6 फैराडे माने 6 into to be exact 96487 और राउंड ऑफ करके 96500 कूलम। दिस इज द आंसर, सिंपल। 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए कितने कूलम चाहिए? 6 into 96500। इतना इजी आंसर तो क्वेश्चन कर नहीं आया। दोबारा समझा सकता हूँ। यहाँ का नंबर देखना है 1, यहाँ का देखना है 6। 1 के लिए चाहिए 6, 1 मोल के लिए चाहिए 6 मोल। 6 मोल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1 फैराडे, तो 6 मोल का होगा 6 फैराडे और इतने कूलम चार्ज। क्लियर है क्वेश्चन? समझ आया? यस चलो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है बैठ से। बस और कुछ नहीं।
कुछ नहीं करना इसको, बस कैलकुलेट कर देना, ठीक है। तो ऐसे लगते डरावने हैं क्वेश्चन, पर होते इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर तो डरना ही नहीं चाहिए इस चैप्टर से। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, पहले हुआ अच्छा उससे पहले। ये वाले करो 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 यहीं पे करके जाओगे तो अच्छा रहेगा। 3.112 से लेकर, अच्छा मैं टिक कर देता हूँ एक एक पार्ट, एक एक का, ठीक है। बाकी तुम घर पे करोगे पर, तो एक तो सिंपल से ये कर दो, पार्ट थर्ड पार्ट, ठीक है, सेकेंड पार्ट इसका, जल्दी जल्दी हो जाएगा। चलो करो। इसकी 12th और 12th का थर्ड ही वो क्वेश्चन है जो मैं कह रहा था बैलेंसिंग से होगा, ठीक है। मतलब ये वो क्वेश्चन है जो अभी हमें क्रोमेट वाला दे रखा था, वैसे ही सेम है, पर इसमें एक्चुअल में हमें रिडॉक्स की बैलेंसिंग करनी पड़ेगी। अगर तुम सीखना चाहते हो, तुम्हें लग रहा है कि मेरे 90+ आ रहे हैं, तो तुम करो ये, मैं बताता हूँ कैसे, ठीक है। तो बैलेंस ऑल एक्सेप्ट ओ एंड एच, पहला स्टेप क्या है, बैलेंस, अच्छा डी एंड एफ तुम्हारा, अच्छा वो भी करता हूँ, ओ और एच को छोड़कर बैलेंस करना है, तो ओ और एच को छोड़कर यहाँ पे एम एन है, वो बैलेंस है। सेकेंड स्टेप होता है बैलेंस ओ यूजिंग H2, ओ यूजिंग H2, तो यहाँ पे O 4 है, तो यहाँ पे 4 H2 ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो, तो 4 ऑक्सीजन और 4 ऑक्सीजन बैलेंस हो। नेक्स्ट स्टेप होता है बैलेंस H यूजिंग H+, बैलेंस H यूजिंग H+, तो यहाँ पे 8 H थे, तो यहाँ पे 8 H+ ऐड होता है, ठीक है। फिर बैलेंस चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रॉन, फोर्थ है बैलेंस चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे कितने चार्ज है, +8 और -1 +7, इधर कितना है +2, तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दें, ज्यादा ही साइड ऐड होते हैं, तो बैलेंस हो गई।
तो 1 मोल MnO4 माइनस के लिए 5 इलेक्ट्रॉन लगेगा, तो 5 फैराडे चार्ज लगेगा। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, लिखना हो तो लिख लो, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। ये क्वेश्चन तब ऐसे करना होगा जब हमारा कोई ऐसा आयन आता है जैसे परमैंगनेट, Cr2 डाइक्रोमेट आयन, जो कि स्टेबल होते हैं, जो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं। सर इसमें हम MnO4 माइनस में से Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के हाँ। उसमें वो भी कर इससे सकते भी तो कर सकते हैं ना। कर सकते थे, पर कभी कभी बैलेंसिंग में वो मतलब बैलेंसिंग में वो चेंज भी आ सकता है नंबर, यहाँ पे वो सेम आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो Mn का क्या आ रहा है +5, क्या आ रहा है +5, पर Mn 5+ आयन एग्जिस्ट करता है +7। तो अब पॉइंट इज दिस ना, ये रिएक्शन एक्चुअली गलत है, Mn का +7 आयन तो होता नहीं ना, तो इसीलिए हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब टेक्निकली दिस इज रॉन्ग, बट आंसर इससे भी सही आएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो x - 8 = -1, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया 7+। तो Mn 7+ आयन तो होता ही नहीं। अगर मैं टीचर हूँ और मैं नंबर काटना चाहता हूँ तो यहाँ पे काट सकता हूँ, अगर तुम 100 के पास हो, ठीक है। अगर तुम 40-50 के पास हो तो ये दे देगी। चलो सब कुछ रिलेटेड है। सर थर्ड में क्या करना है? 5 इलेक्ट्रॉन के साथ करना है। 5 इलेक्ट्रॉन्स, हाँ ये रिएक्शन लिखेंगे और फिर हम बोलेंगे 5 इलेक्ट्रॉन से 5 फैराडे हाँ 5 फैराडे, ठीक है। फिर ऑक्सीडेशन नंबर से तो अलग आएगा, 7 आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर से जो भी 5 आएगा, 7 से 2। सर इलेक्ट्रॉन से कैसे बैलेंस करी थी पीछे? वो जो स्टेप्स लिखे थे, कौन सा स्टेप पे है? 4। बैलेंस इलेक्ट्रॉन यूजिंग, नहीं बैलेंस चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रॉन, हाँ बैलेंस चार्ज यूजिंग इलेक्ट्रॉन। नहीं वो तो पता कैसे लगा ना रिएक्शन है, वो तो लिखिए मैंने। MnO4 माइनस था 1 और 8H+ था, तो उस साइड पे चार्ज था 7 और LHS पे, और RHS पे था 2+। 7 और 2 में कितने का डिफरेंस था 5 का, और 5 इलेक्ट्रॉन ऐड किए थे LHS पे। अच्छा इन क्वेश्चंस में हाउएवर वैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये आयन CH2+, ये आयनिक कंपाउंड है, तो इसमें कौन सा आयन है Ca2+, और Ca2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनाएगा Ca सॉलिड। अरे इसमें आयन कौन सा Al3+, वो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बनाएगा Al सॉलिड। तो इसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के कर सकते थे। इसको कितने फैराडे चार्ज लगेगा, हाँ 40 ग्राम को लगेगा 2 फैराडे, ठीक है। और वो क्वेश्चन में कितना पूछा है 20, तो यूनिटरी लगा के 20 ग्राम को लगेगा 1 फैराडे चार्ज, ये 1 × 96500, ठीक है। समझ आई बात, ठीक है। अब ये वाली रिएक्शन होनी तो इसी तरीके से चाहिए, क्योंकि अगेन ही कोवलेंट है। पर H2O देख लेते हैं किसके में, H2O gives एल्यूमिनियम का मास 27 सॉलिड से 3 गुण मोल है ना। ओवरऑल रिएक्शन इसकी ये होती है बैलेंस्ड, ये वाली तो याद भी करनी है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में भी थी, ठीक है। तो 2H2 gives O2 + 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर 2 मोल वाटर के लिए 4 इलेक्ट्रॉन लगे हैं, 2 मोल वाटर के लिए कितने लग रहे हैं 4। तो 2 फैराडे से नहीं 4 फैराडे से 36 ग्राम बनेगा, कितना 36 ग्राम। अगर कभी रेशियो ग्राम निकालना पड़े तो कर लेंगे, ठीक है। इसको अगर हम ऐसे करते, however O2- gives O2 + 2 इलेक्ट्रॉन, तो भी आता आंसर सेम। पर वही बात है, वैसे तो ये करेक्ट ये भी कर सकते हैं टीचर, पर मोर एक्यूरेट ये वाला है, ठीक है। अच्छा FeO और FeO3 में हम सिंपल कर सकते हैं, Fe2+ है FeO में और उसमें है Fe
3+, तो इसलिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसे हमने किया है, और 15 और 16 घर पे ट्राई करो।